हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्रशांत एकेडमी। बच्चों, हमने अपने पिछले जो लेक्चर्स हैं उनमें कवर कर चुके हैं वेक्टर के बारे में, डेफिनेशन, वेक्टर का एडिशन। वेक्टर का एडिशन मैंने आपको एनालिटिकल मेथड और ग्राफिकल मेथड दोनों तरीके से मैं बता चुका हूँ बच्चों। बच्चों, इस लेक्चर में जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है बच्चों, और जीरो वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चों। इन सब के बारे में हम इस लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों, मैं पोजीशन वेक्टर को सबसे पहले डिफाइन करता हूँ। बच्चों, पोजीशन वेक्टर क्या होता है बच्चों? लेट अस सपोज दैट मेरा एक एक कोई कैसा प्लेन है, एक कार्टेशियन प्लेन है। तो ये कार्टेशियन प्लेन है, तो ये कौन सी एक्सिस होगी? एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये बच्चों जेड एक्सिस। ये तीन एक्सिस है बच्चों, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो बच्चों, हम पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना। बच्चों, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, बच्चों किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर मेरी कोई एक बॉडी किसी पॉइंट पी पे है और यदि कोई एक ऐसा वेक्टर है जो कि इस पॉइंट पी की पोजीशन को बताता है उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कार्टेशियन प्लेन के रिस्पेक्ट में, तो ऐसा वेक्टर तुम्हारा पोजीशन वेक्टर कहलाता है। सपोज एक वेक्टर है R1, सपोज एक वेक्टर है R1 जो कि किसी इंस्टेंट टाइम t पे इस बॉडी की पोजीशन को बताता है कार्टेशियन प्लेन पे, तो ऐसा वेक्टर कौन सा कहलाएगा बच्चों? पोजीशन वेक्टर कहला जाएगा। वो इस बॉडी का जब ये बॉडी किस पे है? पॉइंट पी पे है। तो पोजीशन वेक्टर टेल्स अस अबाउट द पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट इन द कार्टेशियन प्लेन एट एन इंस्टेंट। ये पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बॉडी कार्टेशियन प्लेन में किस पोजीशन पे है, अगर एक ऐसा वेक्टर हमें उसके बारे में बताए तो वो वेक्टर कहलाता है तुम्हारा पोजीशन वेक्टर। सपोज कुछ टाइम टी के बाद ये मेरी बॉडी जो थी बच्चों, ये पॉइंट क्यू पे आ गई है। ये बॉडी पॉइंट क्यू पे आ गई है। तो बॉडी पॉइंट क्यू के आने के बाद आफ्टर ए इंस्टेंट टाइम टी अगर एक ऐसा वेक्टर हो जो कि इस बॉडी की पोजीशन को बताता हो कार्टेशियन प्लेन पे, तो वो वेक्टर कौन सा हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर एट टाइम टी। तो बच्चों, तो R1 क्या था? पोजीशन वेक्टर एट टाइम t इक्वल टू 0। और R2 क्या था? सेम बॉडी का पोजीशन वेक्टर एट टाइम t इक्वल टू 2, सॉरी टाइम t इक्वल टू t। तो पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे किसी बॉडी की पोजीशन को बताता है कार्टेशियन प्लेन के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों, ये R1 जो वेक्टर है ये है पोजीशन वेक्टर एट टाइम t इक्वल टू 0। इसी तरह बच्चों, जो R2 वेक्टर है, तो ये R2 वेक्टर है पोजीशन वेक्टर एट टाइम t इक्वल टू t। तो ये बच्चों पोजीशन वेक्टर के बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तो बच्चों, मैंने ये बोला कि जो ऑब्जेक्ट है वो टाइम t इक्वल टू पे कहां से p से q में चल के आ गया। तो बच्चों, हम जो नेक्स्ट बात करेंगे वो बात करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। इसी फिगर को लेके मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करूंगा। बच्चों, मैंने डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? अगर मैं नॉर्मल डेफिनेशन की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट यही तो होता है कि बॉडी ने जो पोजीशन को चेंज की टाइम के रिस्पेक्ट में, पोजीशन को जो चेंज करता है वो। तो ये जो ऑब्जेक्ट था ये P से Q पॉइंट पे जा रहा है, मतलब अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। अगर इसकी पोजीशन को बोलूं तो R1 वेक्टर इसकी पोजीशन बता रहा है टाइम t इक्वल टू 0 पे, और जो R2 वेक्टर है वो t टाइम पे इसकी पोजीशन बता रहा है बॉडी को। तो बॉडी ने जो पोजीशन चेंज करी तो कहां से चेंज करी? R1 से R2 पे चेंज करी। तो मैं पोजीशन वेक्टर की बात करूं तो पोजीशन वेक्टर होता क्या है बच्चों? पोजीशन वेक्टर ये R1 और R2 के। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हुआ? चेंज इन पोजीशन। तो बच्चों, अगर मैं कोई ऐसा वेक्टर बनाऊं जो कि मुझे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन दे दे, यानी कि R2 माइनस R1 दे दे, तो ऐसा वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों? पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। यही जो वेक्टर होता है बच्चों, इसको हम लिखते हैं वेक्टर
पी क्यू से। अभी मैं आपको फिगर में बताऊंगा बच्चों ये पी क्यू वेक्टर किधर की तरफ है। तो बच्चों ये जो पी क्यू वेक्टर होता है ये होता है तुम्हारा पोजीशन वेक्टर। तो बच्चों इसकी डायरेक्शन भी देखेंगे अभी हम। तो बच्चों क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन ये है क्योंकि बॉडी इधर से इधर की चलकर बच्चों ये अब वेक्टर आया कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। बेहतरीन एग्जांपल इसका देखना बच्चों, ये था R1 वेक्टर। तो बच्चों ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, अगर मैं मान लूं कि ये जो R21 वेक्टर है ये R21 वेक्टर है, तो बच्चों प्लस R21 वेक्टर। तो बच्चों ये देखो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं हो रहा कि R1 प्लस R21 इज इक्वल टू R2। तो बच्चों क्या ये वेक्टर का ट्रायंगल लॉ नहीं आ रहा? एग्जैक्टली बच्चों ये वेक्टर का ट्रायंगल लॉ ही तो है। हमने इसको इसकी वेक्टर की या सेकंड वेक्टर की टेल को फर्स्ट वेक्टर की हेड में जोड़ा है, तो ये ट्रायंगल लॉ ही तो है। तो R1 प्लस R21 इज इक्वल टू R2। तो बच्चों इधर से आया क्या R21, R2 माइनस R1 वेक्टर। तो बच्चों जब R2 माइनस R1 वेक्टर आया तो ये क्या है R2 माइनस R1 वेक्टर। R2 क्या था, पोजीशन वेक्टर एट टाइम t। R1 क्या था, पोजीशन वेक्टर एट टाइम t इक्वल टू 0। तो जो इन दोनों का डिफरेंस होगा ये वाला वेक्टर होगा। इसको मैं दूसरी पेन से बना देता हूँ बच्चों ताकि आपको समझने में इजी है। तो बच्चों ये वाला जो वेक्टर होगा R21 या इसे मैं बोलूं वेक्टर PQ, यही तो तुम्हारा चेंज इन पोजीशन दिखा रहा है टाइम t पे, तो यही तो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो बच्चों इसी वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हुआ, जो ये पोजीशन वेक्टर के डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है बच्चों, अपने आगे के टॉपिक में मूव करते हैं बच्चों। यहाँ मेरा पोजीशन वेक्टर खत्म हो जाता है बच्चों इसको तुम वीडियो को बैक करके तुम पॉज करके देख सकते हो बच्चों। और कोई डाउट हो इससे रिगार्डिंग या पिछली वीडियो से रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो बच्चों। तो बच्चों हम डिस्कस करते हैं जीरो वेक्टर। कौन सा वेक्टर, जीरो वेक्टर। तो बच्चों मैं वेक्टर के जैसे मैंने पहले लेक्चरों में बता चुका हूं कि वेक्टर को डिफाइन करने के लिए दो चीज की जरूरत होती है, एक पोजीशन की, सॉरी एक उसके मैग्नीट्यूड की, एक डायरेक्शन की। जब हम वेक्टर को बोल रहे हैं कि वेक्टर मेरा जीरो आ गया, जीरो वेक्टर, तो फिर हम उस वेक्टर को हम डिफाइन ही क्यों कर रहे हैं, क्यों उस क्वांटिटी को ला रहे हैं। तो बच्चों मैं तुम्हें एक एग्जांपल देना चाहूंगा, उस एग्जांपल के बाद हम समझेंगे कि क्यों हम जीरो वेक्टर की बात करते हैं। बच्चों मैंने बोला कि जैसे एक वेक्टर ए है, लेट अस सपोज ये था वेक्टर ए। तो बच्चों मैं एक बात भी कर रहा हूं, मेरे पास एक दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, और मैंने माना कि वेक्टर बी का ये था, ये है। तो मैं ये भी बोल रहा हूं कि जो वेक्टर ए है वो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और जो वेक्टर बी की डायरेक्शन है वो वेक्टर ए के जस्ट अपोजिट है। तो अगर मैं इन दोनों का एडिशन करूं या सब्ट्रैक्शन करूं तो बच्चों क्या कोई मुझे बता सकता है कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्या आएगा। तो बच्चों कोई स्टूडेंट इसे बोल सकता है कि इसका आंसर जीरो आएगा, कोई बोल सकता है ना इसका आंसर जीरो आएगा क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है और डायरेक्शन अपोजिट है। तो किसी ने बोल दिया ये जीरो के इक्वल होगा। तो बच्चों तुम जीरो नहीं बोल सकते हो, क्योंकि दो वेक्टर क्वांटिटी को जब भी हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट आता है वो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी आता है। तो ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आनी चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी आनी चाहिए। तो ऐसा, तो ये जो आपने जीरो बोला तो ये जीरो नहीं है बेटा, ये है जीरो वेक्टर। बच्चों ये है जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर की अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो जीरो वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है। और हमेशा जीरो वेक्टर तुम्हारे वेक्टर के लॉ ऑफ एडिशन और लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन को फॉलो करता है। अगर मैं बोलूं वेक्टर ए प्लस जीरो वेक्टर तो क्या आएगा बच्चों, वेक्टर ए। कभी भी अगर दो वेक्टर क्वांटिटी बराबर हैं और उनकी डायरेक्शन अपोजिट है
तो बच्चों कभी भी उनका जो सब्ट्रैक्शन आएगा वो जीरो नहीं आएगा बच्चों, क्या आएगा? जीरो वेक्टर। आज के बाद कभी भी तुम a माइनस बी को जीरो मत बोलना, क्या बोलना बच्चों? जीरो वेक्टर। तो ये होता है बच्चों जीरो वेक्टर। तो बच्चों आप इसे पॉज करके इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। बच्चों अब जिस टॉपिक में मैं मूव करने जा रहा हूं ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक है बच्चों यूनिट वेक्टर। क्या होता है बच्चों? यूनिट वेक्टर क्या होता है हम डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट इज यूनिट वेक्टर? बच्चों जैसे कि मैंने आपको फिजिक्स में पहले ही बता रखा है, या फिजिक्स बोलूं या किसी भी सब्जेक्ट में कुछ चीजें हमें बातों से पता चल जाती हैं, शब्दों से पता चल जाती हैं। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज बोला किसी ने। फंडामेंटल क्या होता है? जो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, ऐसी क्वांटिटी। ऐसे ही किसी ने बोला डिराइव्ड, मतलब जो किसी और चीज से हेल्प से बनी हुई है। ऐसे ही यूनिट का मतलब होता है सिंगल। तो इस तरह जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि यूनिट की बात कर रहा। तो जो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जो होता है हमेशा 1 होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। लेकिन बच्चों ये इतना ही नहीं है, यूनिट वेक्टर एक काफी इंपॉर्टेंट और काफी एक बड़ा टॉपिक है। तो बच्चों यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा हम आगे धीरे धीरे बात करेंगे। तो बच्चों अगर कोई वेक्टर ए है, उससे पहले हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो सीख लेते हैं। इसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। तो बच्चों जैसे तुम्हारा कोई भी वेक्टर है, मान लो मैं बोलूं कि वेक्टर ए है, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही अगर ए एक यूनिट वेक्टर हो तो हम ए के ऊपर एक कैप लगा देते हैं और क्या बोलते हैं? ए कैप बोलते हैं। तो कोई भी वेक्टर हो जिस यूनिट वेक्टर हो तो उसको हम उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर कैप लगा के प्रोनाउंस करते हैं। ए कैप, बी कैप, आपने पढ़ा होगा ना, आई कैप, जे कैप, के कैप। ये क्या है बच्चों हम बाद में डिफाइन करेंगे, लेकिन जिस भी वेक्टर के ऊपर कैप लग गया समझ लेना कि वो यूनिट वेक्टर है। बच्चों ये इसका हल्का सा रिप्रेजेंटेशन था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अगर तुमने कोई भी तुम्हें वेक्टर दिया हो तो बच्चों समझो इस बात को, कोई भी वेक्टर दिया हो और मेरे से पूछा है कि इसका यूनिट वेक्टर निकालो। कोई भी वेक्टर दिया गया है और इसका हमने यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर मतलब उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। अगर मैं किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, सपोज कोई फोर्स था 10 न्यूटन का इस डायरेक्शन में, मैं बोलता हूं कि इस 10 न्यूटन फोर्स का यूनिट वेक्टर निकालो। अगर मैं इसको 10 न्यूटन कर देता हूं, 10 से डिवाइड कर देता हूं क्योंकि 10 इसका मैग्नीट्यूड है, तो ये 1 न्यूटन। देखो 1 एक यूनिट है तो ये क्या आ रहा है मेरे पास? यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो किसी भी वेक्टर का अगर तुमने यूनिट वेक्टर निकालना होता है तो बच्चों उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो बच्चों ये चीज हमारे पास हमेशा ध्यान रखने वाली है। अगर किसी भी वेक्टर का तुमने यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। बच्चों ये मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम अपने आगे के लेक्चर में डिवाइड कर आपको बताएंगे। तो ये जो वेक्टर ए के ऊपर मैंने कैप लगा दी बच्चों, तो ये यूनिट वेक्टर ए कैप हो गया। तो किसी भी वेक्टर को हम उसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। बच्चों एक और इंपॉर्टेंट बात, एवरी वेक्टर कैन बी रिटन एज written in the form of their unit vector। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली है। their unit vector, हर वेक्टर को हम उसके यूनिट वेक्टर के फॉर्म पे लिख सकते हैं। सपोज मेरे पास एक वेक्टर ए है, मेरे पास क्या है बच्चों? एक वेक्टर ए है, मैं इसको इसके यूनिट वेक्टर के फॉर्म पे लिखना चाहता हूं। तो इधर से देखो वेक्टर ए क्या हो जाएगा? ए इंटू ए कैप।
तो बच्चों ये बात हमेशा ध्यान रखना। इधर से मैं एक बात बताने जाऊंगा तुम्हें। तो बच्चों जो ये ए है, इधर ये वाला ए, ये हमेशा वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिखाएगा। ये हमेशा वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिखाएगा। और ये जो ए होगा, ए कैप, ये हमेशा डायरेक्शन दिखाएगा। क्या दिखाएगा? हमेशा डायरेक्शन। तो किसी भी वेक्टर को हम उसके यूनिट वेक्टर के फॉर्म में कह सकते हैं। अगर मैं बोलूं मेरे पास एक ए वेक्टर है, किसी ने बोला कि वेक्टर ए की डायरेक्शन बताओ, तो तुम क्या बताओगे? उसका यूनिट वेक्टर बताओगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताता है। अगर लेटर सपोज दैट यहीं आ जाओ, ये वेक्टर ए था, इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1 होता, तो इस ए की जगह क्या आता? 1। तो खाली ए कैप बचता। ए कैप मतलब क्या है? डायरेक्शन। तो बच्चों यूनिट वेक्टर जो होती है ना, यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को बताती है। अगर किसी ने बोला कि एक वेक्टर ए है, इसकी डायरेक्शन को बताओ, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? जो इसका यूनिट वेक्टर होगा वही इसकी डायरेक्शन होगी। तो बच्चों आई कैप, के कैप पढ़ते हो ना, आई कैप जो होता है वो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है। वाई कैप तुम्हारा, सॉरी जे कैप तुम्हारा वाई एक्सिस के अलोंग तुम्हारा यूनिट वेक्टर होता है। तो बच्चों ये कुछ यूनिट वेक्टर के सिग्निफिकेंस थे। तो बच्चों अगले लेक्चर में हम इनका रिजोल्यूशन देखेंगे। उसके बाद हम तुम्हारा 3D में भी रिजोल्यूशन देखेंगे। उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट करके ये वेक्टर के टॉपिक को खत्म करके हम अपने फिजिक्स 11 के पहले यूनिट्स वाले चैप्टर में पहुंच जाएंगे। और बच्चों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिगार्डिंग या प्रीवियस उससे रिगार्डिंग, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू बच्चों।